नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए LPCBT 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने हैं और अपना टारगेट 45 प्लस का है, जो बिल्कुल जीरो में है। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारी क्लासेस लगाया हूँ। अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर को बहुत सिस्टमेटिक वे में 5.5 घंटे में कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हुए और फिर से 1 आवर प्लस की एक और क्लासेस मैंने ली है वर्क एनर्जी पावर का। जो अभी लेटेस्ट पूछे गए सवाल है वो सारे आपको सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं। तो इस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट बनाई गई है LPCBT 2, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। तो कमेंट सेक्शन में इस प्लेलिस्ट की लिंक है। ये सारे वीडियो पार्ट वाइज पार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ मिल जाएगा। मैराथन क्लास की वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। अब जो लोग पढ़ना चाह रहे थे एप्लीकेशन में हमारे साथ, तो आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है आपकी। जो जुड़ना चाहते हैं एकदम मिनिमम फी में, अभी आपके पास 299 फी में आपका ये कोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन लिंक गिवन है। एप्लीकेशन नेम फोकस स्टडी विद अभी है। और कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट आपका बेसिक साइंस, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, हीट एंड टेम्परेचर हो, वर्क एनर्जी पावर हो, मास वेट डेंसिटी हो, लीवर एंड मशीन हो, हर एक चीज को मैंने खुद से चीजों को करवाया है कवर। और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो, आपका लाइंस चैप्टर हो, प्रोजेक्शन हो, व्यू हो, IT लिटरेसी हो, इन्वायरमेंट है, कंप्लीट मैंने कराया एक एक चीज को। और नोट्स के साथ, नोट्स भी मैं आपको दिखा दूं, एकदम हैंड रिटन कंटेंट आपको दिया जाता है। तो अब बिना देर के हुए आज हम लोग पार्ट 5 में जो देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, जो है आप लोगों का रजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है तो भर भर के क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस में, मतलब कि अंधाधुंध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको समझना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार अच्छे से अगर आप इसको समझ लिए तो लाइफ टाइम आपके लिए ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमें आज पहले आपका क्वेश्चन सेशन कराना था, जितना भी हम लोगों ने किया। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कितने फार्मूलाज डिराइव कर चुके हैं, 19th पॉइंट तक हम लोगों ने पहुंच रखा। एक एक चीज मैंने रखा है भाई, वो आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे लास्ट टाइम पे। मैराथन जब आपके फार्मूलाज में रिवीजन कराऊंगा, कंसेप्ट रिवीजन कराऊंगा विद क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें जैसे वर्क एनर्जी पावर में भी मैंने करवाया था। तो खैर अभी क्वेश्चन सेशन कल कर लेंगे। मेन ये टॉपिक समझते हैं, एक अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही इस टॉपिक पे फोकस किया। पहले क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल और थोड़ा सा मतलब कि मेरे को भी थकावट आ जाती है भाई। तो एकदम फ्रेश में हम लोग समझते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं प्रतिरोध। नाम में आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही आपको समझना है क्या है, प्रतिरोध है। यानी कि आप जो करना चाहते हैं जस्ट उसके विपरीत ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कुछ अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट होगा यानी कि क्या है भाई, रुकावट है। अब आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये रुकावट किसके लिए पैदा है भाई, ये आपके रुकावट किसके लिए बनती है, करंट के लिए, यानी कि विद्युत धारा के लिए। अब ये रुकावट कैसे क्रिएट होगी, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे करंट के लिए ये रुकावटें होगी, उसको हर एक चीज को मैं अभी फील कराऊंगा। उससे पहले अभी इतना आपको दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्ट थेड भाषा में क्या है, रुकावट है। और ये रुकावट किसके लिए बनती है भाई, करंट के लिए। ये आपको दिमाग में बैठाना है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास दो वायर है, कॉमन सेंस लगाइएगा, दो वायर, एक ब्लू कलर का और एक मैंने पिंक कलर या रेड कलर या जो भी कलर बोल लीजिए, तो इससे जो प्रभावित होने वाली जो धारा होगी, ठीक है, I करंट है यानी I1 करंट है, और इससे प्रभावित होने वाली जो धारा है वो I2 है। अब मैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू मैं R1 लिया हूं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 10 ओम है, ठीक है, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है वो है आपकी 5 ओम। यानी कि अब आपको यहाँ पे मुझे बस इतना सा समझना है या आपको समझाना है मुझे। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू जो देख रहे हैं इस वायर की, इसका मतलब क्या है भाई कि ये आपकी क्या है भाई, रुकावट है। क्या है ये, रुकावट है। और रोकने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग हैं यहाँ पे आपको रोकने वाले।
आपको रोकने का मतलब किसको रोकना है, इसको करंट को रोकने के लिए यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 10 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे वायर को अगर देखूं तो यहाँ पर जो रुकावट है, यहाँ पे रुकावट पैदा करने के लिए कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5 एम्पियर, यहाँ से भी मैं करंट का वैल्यू ले रहा हूँ 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर करंट को जाने के लिए यहाँ पे जो रोकने के लिए जो लोग है 10 लोग हैं, और यहाँ पे रोकने के लिए 5 लोग हैं। तो बस कॉमन सेंस लगाइए, रुकावट कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे 10 लोग मिलकर रोकेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रुकावट ज्यादा है, आपको 10 लोग को मार के गिराना होगा, यानी कि करंट क्या करेगी, ये 10 लोग को मार के गिराएगी, तब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, है ना। और यहाँ पे करंट को केवल 5 लोग को ही मार के गिराना है और फिर यहाँ से करंट, तो भाई रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है जहां पे, यानी रुकावटें ज्यादा है, तो किसको दिक्कत हो रही है, करंट को। तो समझ में आ गया, रुकावट किसके लिए भाई, करंट के लिए। कैसे कैसे, अभी मैं और भी चीजों को डेप्थ में जाऊंगा। अब एक एग्जांपल को लेते हैं। देखिए ये जो फिगर लिया गया है ये आपकी एक गली है, गली आप जाने ना, मोहल्ले में आपको कई सारी गलियां देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस गली में 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति, यानी कि 1 नंबर का ये व्यक्ति हो गया, ये 2nd नंबर का व्यक्ति हो गया, ये 3रा नंबर का व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, और एक ये जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, और एक आप ये जो 3रे नंबर के व्यक्ति को देख रहे हैं, क्या कार्य कर रहा है इसको समझिएगा। ये व्यक्ति, अच्छा ये जो पहला, इस पे ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति पे, ठीक है। ये दूसरे नंबर वाला व्यक्ति जो है अभी इस गली में क्या है, फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे जो इस गली की जो मोटाई थी, यहाँ पर मान के चलिए मैंने थिकनेस T1 यहाँ पे लिया है, और अगर मैं यहाँ पर अगर थिकनेस आपको दिखाऊं, ये जो T2 है, तो मुझे पता है कि T1 ग्रेटर देन T2 है, यानी इस गली की जो मोटाई यहाँ पर देख रही है क्या हो गई, कम हो गई। आखिर ये कम क्यों हुई है, तो आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये क्या क्या है, अपने हाथों से इस रस्सी को लेकर के क्या क्या खींचा हुआ है, इस गली को क्या क्या। अब देखिए ये गली आप सोचेंगे हाथों से जैसे, तो मैं एक जस्ट आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस समझाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको पाइप भी समझ लीजिए, प्लास्टिक का पाइप है जिसमें 3 लोग का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, और इस प्लास्टिक पाइप को तो आप फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं भाई, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये 3रे नंबर का जो व्यक्ति है, इसने रस्सी से क्या किया है, इस पाइप को यहाँ पे खींचा है। खींचने के कारण ये जो गली की जो ये मोटाई थी, खींचने के कारण क्या हुआ, गली की मोटाई क्या हो गई भाई, थोड़ी सी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रही है, इस प्रकार से कम हो गई है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति क्या हो गया भाई, यहाँ पर फंस गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये व्यक्ति फंस गया। अब इसको निकालने के लिए मदद कौन करने वाला, ये सारी चीजें मैं आपको हटा दूं, तो अब इसको निकालने के लिए जो मदद करने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये जो पहला जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, यहाँ से फोर्स लगाता है इसको, ठीक है। इसको क्या करेगा भाई, फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, तब ये जाकर के क्या बनेगा भाई, ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो खींच रहा है, ये जो व्यक्ति 3रे नंबर वाला जो व्यक्ति खींच रहा है अपने साइड में, अगर ये थोड़ा ढीला कर दे, और भी ढीला कर दे, बिल्कुल ही छोड़ दे, एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, तब ये व्यक्ति आराम से निकल जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कोरिलेट करिएगा, जो मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूं। देखिए ये जो पहला व्यक्ति जो देख रहे हैं ना, इसको मैं बोल रहा हूं वोल्टेज, ठीक है, यानी कि वोल्टेज को मैंने क्या बताया था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम फिजिकली समझिएगा, आंखों से देखिए वोल्टेज को, और आप अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का सारा वायरिंग वगैरह जो देख रहा, मैं एक एक चीज को अभी क्लियर करूंगा। ये जो दूसरे नंबर का जो ये व्यक्ति है, ये दूसरा नंबर वाला जो व्यक्ति है, वो है आपका करंट। करंट कहने लेने का मतलब क्या है भाई, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं 3रे नंबर वाले व्यक्ति को, ये है आपका रजिस्टेंस। ये क्या है आपका भाई, रजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिरोध। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, बिल्कुल नहीं। अब यहां से आप थोड़ा सा कोशिश करें अगर कॉमन सेंस लगाने की, तो प्रतिरोध मतलब मैंने क्या बताया था भाई, रुकावट। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये जो 3रा नंबर का जो व्यक्ति है, ये किसके लिए रुकावट पैदा किया भाई, करंट के लिए, यानी कि दूसरे नंबर व्यक्ति के लिए। समझ में आया। अब ये दूसरे नंबर व्यक्ति को मदद करने वाला कौन है, इधर से धक्का देगा, ये कौन है भाई, वोल्टेज। इट मीन्स कल जो हम लोगों ने पढ़ा था विभव के बारे में, या विभवांतर जो हमने पढ़ा था, विभवांतर हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। कोई भी चार्ज मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। इसको ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा था भाई, चार्ज को, यानी कि चार्ज करने का मतलब क्या है भाई, चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹,
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस करंट को फ्लो कराने के लिए, एक फिक्स डायरेक्शन में देने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन, आपको क्या चाहिए होता है भाई, विभवांतर यानी कि वोल्टेज चाहिए। यानी कि अगर कोई वायर है तो दो एक, अब देखिए इसको समझिए, जैसे कि मैंने कोई एक वायर लिया भाई, ठीक है, कोई भी आपके पास ये वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कोई, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अगर करंट मुझे इसे फ्लो करवानी है तो आपको पता है कि भी पॉइंट ए के पास कुछ वोल्टेज होगा और पॉइंट बी के पास भी क्या होगा, कुछ वोल्टेज होगा। एक आपका लो पोटेंशियल होगा, एक आपका हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। पिछला क्लास आपको याद आ रहा, मैंने बताया था, यानी डेल वी क्या करता है भाई, करंट को धक्का देता है, ठीक है। अब जो डेल वी की जो बैटरी होती है, आप जो बैटरी लगाते हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको करंट को कितना धक्का देना है, कितने दूर तक धक्का देना है, समझ में आया। यानी कि अब आपको यहां पे देखिए, एकदम ठेठ भाषा में समझिए, वोल्टेज का मतलब क्या है भाई, ये क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, धक्का देता है। करंट को क्या करता है भाई, धक्का देता है, यानी कि करंट को फ्लो कराने में मदद करता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। क्लियर है भाई। अब यहां से समझिएगा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप सुने होंगे बोलचाल की भाषा में कि जो एक वायर पार हुआ है, ये आपका 11,000 वोल्ट की तार पार हुई है, ठीक है। या आपने सुना होगा भाई, ये 1,33,000 वोल्ट की तार पार हुई है, ठीक है। और आप फिर बोलचाल की भाषा में ये भी कहते हैं कि भाई उसको करंट ने मारा। भाई करंट मारता नहीं है, डिपेंड करता है वोल्टेज। क्यों वोल्टेज डिपेंड करता है, आप देखिए करंट बहुत ज्यादा है, इस कारण आपको बहुत बहुत जोर से झटका लगी, ये गलत है कहना भाई फिजिक्स के अकॉर्डिंग में। क्योंकि करंट को आप तो देख पा रहे हैं भाई, ये क्या है, ये तो निहत्था व्यक्ति है, ये मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पहले नंबर का, यानी कि वोल्टेज। जितना ज्यादा ये फोर्स लगाएगा, यानी कि जितना ज्यादा विभवांतर है, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उस वायर से। क्योंकि भाई ये खींच रहा है रेजिस्टेंस, क्योंकि हर वायर की एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, मैं अभी वहां पे आऊंगा। तो अब ये करंट कितना ज्यादा फ्लो करेगा, कितने दूर तक फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा कि आपने वोल्टेज कितना सप्लाई किया है, ठीक है। यानी कि आपने अब कहना है कि भाई करंट मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती है जो आपको करंट मारती है, मेन है कि वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है। अब इसको समझिएगा, जैसे कि आपने घर बनाया, जब तो आपने एक घर बनाया तो आपके इस घर में एक रूम थी, ठीक है, R1 मतलब एक रूम थी। तो इस रूम में क्या भाई, फैन होगा, लाइट होगा, ठीक है, और भी कुछ एक दो इक्विपमेंट होंगे, लैपटॉप वगैरह। आपको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो एक रूम में करंट, अब यहाँ पे करंट चाहिए ना, आई करंट चाहिए, तो इसके लिए करंट के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वायर लाएंगे, वायर से करंट खींचेंगे, मतलब कि वायर लाएंगे, है ना। तो इस वायर से जो ये करंट फ्लो करेगा, तो इसको फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए भाई, वोल्टेज चाहिए। तो कितना वोल्ट का वोल्टेज, 12 वोल्टेज का अगर यहाँ पे सप्लाई है, एक रूम में आराम से चीजें सप्लाई हो जाएगी करंट। लेकिन अब आपके पास क्या हुआ, कुछ पैसा आया, तो अब आपने क्या कर लिया, 2 से 3 रूम, 2-3 रूम आपने बना लिया भाई। तो R1, R2, R3 ये 3 रूम हो गए। तो अब भाई इस रूम में तो आपका भाई इलेक्ट्रिसिटी, अब यहां से आप क्या करेंगे भाई, इस रूम में भी सप्लाई करेंगे, लाइट, पंखा, एसी, कूलर चलाएंगे, यहाँ पे भी वही। तो अब क्या है भाई, जो करंट आ रहा था आपके घर में, यहाँ पे जो करंट आ रहा था, क्या उतने करंट से आपका ये सारे इक्विपमेंट चल जाएंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि लोड तो बढ़ गया है। अब आपके 3 रूम हो गए हैं, अब आप इक्विपमेंट भी खरीदने लगे, पैसे आए तो रूम भी बना लिए, एसी खरीद लिए, कूलर खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो अब आपका जो वोल्टेज सप्लाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। करंट को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, करंट को बढ़ाने का तरीका बस ये है कि आप वोल्टेज सप्लाई बढ़ा कर दीजिएगा अधिक, ठीक है। या आप यहां से ऐसे भी कर लीजिए कि अब आपके पास पैसा है, आप 1-2 तल्ला और घर भी बना लिए, ऊपर भी रूम 3, 4, 5 हो गया। तो यहाँ पे अब जो वोल्टेज सप्लाई आप बढ़ा दी, कितना वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए, 100 वोल्ट का सप्लाई आपने कर दिया। अब क्या भाई, इससे करंट क्या हो गया, और अधिक पास होने लगे, जिससे आप ये सारे घर में क्या कर पा रहे भाई, सारे इक्विपमेंट को चला पा रहे। अब देखिए एक कॉलोनी होती है, ठीक है, कॉलोनी है भाई। अब इस कॉलोनी में बहुत सारे घर है, इस प्रकार से क्या है भाई, बहुत सारे घर है, यानी हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, हाउस 6, हाउस 7, हाउस 8, यानी ये एक क्या हो गए भाई, अब कॉलोनी हो गई। अब इस कॉलोनी में हर घर में क्या है भाई, बहुत सारे रूम है, यहाँ पे बहुत सारे रूम है, यहाँ पे बहुत सारे रूम है। तो 100 वोल्ट का जो आपने करंट, मतलब जो 100 वोल्टेज जो आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे, जिससे आप एक घर के 1-2 तल्ला को सारे यूज कर पा रहे थे इक्विपमेंट को,
क्या अगर यहाँ पर भी सप्लाई 100 वोल्टेज होगा तो क्या चीजें चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे घर की संख्या अधिक हो चुकी है, 1-2 तल्ला हर घर में है, इक्विपमेंट है सारे, एसी, कूलर, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी वगैरह, ये सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो भाई करंट ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा चाहिए कहने का मतलब क्या है भाई, वोल्टेज सप्लाई हमें बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें कितना वोल्टेज, आप कॉलोनी में सुनते हैं कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं क्या लगा रहता है भाई, आपका एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। और ट्रांसफार्मर जो एक यहाँ से आपके कॉलोनी देखेंगे, ठीक है ना, कॉलोनी में क्या होता है, आपका एक वायर जा रहा होता है, ये जो वायर होता है जिसका में वोल्टेज सप्लाई होता है 11,000 वोल्टेज, ठीक है। ये क्या करता है, 11,000 वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करता है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11,000 वोल्टेज को किसमें सप्लाई कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्टेज में। इस कॉलोनी में 220 वोल्टेज भेज दिया, इसमें इधर दूसरे कॉलोनी में 220 वोल्टेज भेज दिया। अब इसीलिए आप बोलते हैं कि भाई कभी कभी ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो इस ट्रांसफार्मर को उड़ने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे घर बनते जा रहे हैं, तो लोड बढ़ते जा रहा है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा भाई, ट्रांसफार्मर उड़ेगा। इसलिए फिर क्या देखेंगे, उसी कॉलोनी में एक और ट्रांसफार्मर बैठाया गया, तो यहाँ से फिर से 220 वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा, तो फिर यहाँ से करंट प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया? तो करंट बढ़ाना मतलब क्या भाई, वोल्टेज सप्लाई, यानी क्योंकि यही वोल्टेज है, यही वो व्यक्ति है जो क्या कर रहा है भाई, धक्का दे रहा होता है, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। अब आ जाइए, अब ये जो अब यहां से जो भाई क्या है भाई, ये आप जो 11,000 वोल्टेज का जो तार देख रहे हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि धनबाद से बोकारो में, मान लीजिए करंट को भाई अब एक जिले से दूसरे जिले में भी तो भेजना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, कितना, अब ऐसा समझिए ना कि करंट अभी आपका कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा था, एक रूम से, अब यहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा था, तो करंट को ले जाना है भाई, अगर ले जाना है तो भाई यहाँ से फोर्स लगाना होगा। तो अब देखिए एक रूम में ले जा रहे तो 100 वोल्टेज बढ़ा, फिर अब एक हाउस से दूसरे हाउस, तीसरे हाउस, चौथे, पूरे कॉलोनी में करंट को ले जाना था, तो फिर वोल्टेज हमने बढ़ा दिया। अब हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ले जा रहे हैं, जैसे धनबाद से अगर मुझे बोकारो ले जाना है करंट को, तो अब हमने क्या करना भाई, वोल्टेज बढ़ाना होगा। तो देखिए 11,000 वोल्टेज से आपको क्या किया जा रहा है, करंट को धक्का दिया जा रहा है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा है। अब आप सुनते होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, झारखंड से बिहार में अगर करंट की सप्लाई हो रही है, होता ना भाई, ये बिजली की उत्पादन हो रही है झारखंड में, लेकिन बिहार में सप्लाई किया जा रहा है, तो अब देखिए डिस्टेंस और बढ़ गया है, करंट को बहुत दूर तक लेके जाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर तक लेके जाना है, और अधिक अमाउंट में करंट को ले जाना है, तो धक्का देने वाला व्यक्ति यहाँ 11,000 वोल्ट से होगा, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोल यूज करते हैं 1,33,000 वोल्ट का, ठीक है। जब इतना वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं, तब जाके करंट को एक राज्य से दूसरे राज्य तक हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। 11,000 वोल्टेज से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक कॉलोनी में 220 वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, और घरों में 100 वोल्टेज से ही चीजें हो जाती है। मतलब अभी आपको यहां ये समझाया मैंने कि ये जो आपने करंट को पढ़ाया, करंट आप कहते हैं मार दिया, या करंट बहुत अधिक फ्लो कर रहा है, भाई करंट कुछ नहीं होती है, डिपेंड करती है कि ये लगाने वाला जो व्यक्ति है, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज कितना सप्लाई हुआ है। अब आप इस वायर को घर में जो सप्लाई 100 वोल्ट का जो वायर है, इसको आप छूते हो तो आपको क्या करता है, केवल झटका मारता है। लेकिन अगर यही आप वायर को छू लेते हैं, जो आपके कॉलोनी में ये जो 11,000 का वोल्टेज है, इसको छू ले, या फिर 1,33,000 वोल्टेज को छू लीजिएगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा, आप सीधा निकल जाइएगा ऊपर ही। तो भाई क्योंकि अब यहाँ क्या भाई, सप्लाई वोल्टेज बहुत अधिक है, इस कारण करंट वहां पे अधिक फ्लो करेगा, अधिक दूरी तक करंट को लेके जा सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, अबे यहां से यहां तक आपको जाना, ठीक है, और अब आपको यहां से यहां, जैसे कि आपको धनबाद से बोकारो जानी है भाई, और धनबाद से आपको दिल्ली जाना है, तो भाई सिंपल सी बात है, फ्यूल अधिक लगेगा यहां से या यहां पे जाने में, तो फ्यूल यहां पर हमें अधिक लगेगा, फ्यूल अधिक लगेगा, यानी क्या है, फोर्स अधिक चाहिए भाई, यानी कि वोल्टेज अधिक चाहिए होगा यहाँ पे कम वोल्टेज से ही काम हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई। और अब इसको ले जाने में जो रुकावटें उत्पन्न करती है, वो होती है क्या भाई, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा ना, ये रेजिस्टेंस क्या करती है भाई, करंट को रोकती है। क्या करती है भाई, करंट को रोकती है। अब ये रुकावट कैसे आती है, अब उसको हम लोग समझते हैं। पहले इतना कंसेप्ट जो देना था, ठीक है, एकदम बेसिक से मैंने चीजों को करवाया भाई। अब आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर एक बार और वीडियो को देख लीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। मैंने एकदम ठेठ भाषा में एग्जाम्पल लेकर के चीजों को करवाया है। चलिए ठीक है, यहाँ से चीजें समझ में आ गई थी अब आपको। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि अब रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि करंट को रोकने वाला, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं
जो भी 220 वोल्टेज। तो अब ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इस करंट को धक्का दे रहा होता है। लेकिन ये जो वायर है ना, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होती है, यानी कि ये वायर, अब ये वायर को समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वायर, तो वायर क्या है भाई, एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है सर, क्योंकि इसका अपना कुछ मास और ये स्थान छेदती है। और अगर ये पदार्थ है तो इसमें क्या उपस्थित होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम उपस्थित होंगे। और इस एटम्स के उपस्थिति है तो इसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ही क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। और सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर से जब एनर्जी मिलती है तो इस ऑर्बिट को वो छोड़ देता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर क्या करता है भाई, मूव करता है। ऐसे मिलियंस बिलियंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कल मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अब पूरे रेजिस्टेंस को पूरे खोलता हूं अच्छे से, ठीक है। अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए इतने दूर तक कि करंट का सबसे ज्यादा रोल नहीं, सबसे ज्यादा रोल है वोल्टेज का। और रेजिस्टेंस का काम क्या है भाई, रुकावट पैदा करना। किसको रुकावट है भाई, किसके लिए, करंट के लिए। अब ऐसा समझिए कि ये आपका कोई एक वायर है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया हूं कि कॉपर वायर लिया हूं, ठीक है। कॉपर का एक तार लिया हूं। अब ये वायर है तो भाई ये क्या होगा, एक पदार्थ होगा। और अगर ये पदार्थ है तो छोटे छोटे पार्टिकल से यानी कि कण से बना होगा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। तो ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे एटम मिलियंस बिलियंस में होंगे। बताइए होंगे कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। बिल्कुल होंगे। अब इस एटम के अंदर मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स घूमती है, ठीक है। क्या कहती है भाई, घूमती है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी एक एटम अगर मैं बनाऊं, ठीक है, और इसके अंदर जो उपस्थित होगा आपका न्यूक्लियस, अब इसके चारों तरफ क्या कर रहा है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो 72 कक्षा यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट ये हो गया। अब इसको जैसे एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो एक एटम में आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया। तो ऐसे यहाँ पे एटम की संख्या क्या है, मिलियंस में है। तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गई। तो चलिए मैं अब आपको इसका फिगर बनाता हूं। जैसे देखिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एटम भी होगा आपका, क्योंकि एटम से ही ना बाहर निकल रहे हैं आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है। अब जैसे कि अब आप यहाँ पे वोल्टेज का सप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी कि बैटरी लगा करके वोल्टेज का सप्लाई आप जैसे करेंगे, मान लीजिए 10 वोल्ट का वोल्टेज आपने लगाया, तो अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा भाई, मूव। अच्छा, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएगा। अभी मैं कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा, जस्ट एक आपको बता रहा हूं कि इसके कारण क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, एक डायरेक्शन में भागने लगेगा। तो जिसके कारण भागने के दौरान हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसको भी कभी टक्कर खा लेगा, या इससे भी कभी धक्का होगा, एटम से भी टकराएगा। टकराएगा कि नहीं भाई। तो ये जो टकराना हुआ ना, यही होता है रुकावट। और ये जितना ज्यादा टकराएगा, ठीक है, जितना ज्यादा टकराएगा उतना ही ज्यादा क्या है भाई, करंट को दिक्कत होगा फ्लो करने में, ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं कि एक आपका पास होगा कॉपर वायर, ठीक है, और एक है आपके पास एल्यूमिनियम वायर। तो आप देखेंगे घरों में जो वायरिंग होता है वो कॉपर वायर से होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है ना, वो होती है कम कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है अधिक। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है भाई, धक्का या फिर इसमें करंट को फ्लो करने में रुकावट होगी। इसमें उतनी रुकावट नहीं होगी, आराम से उतने वोल्टेज में करंट को सप्लाई किया जा सकता है। मतलब ऐसा समझिए कि जो पाइप को खींचने वाला जो व्यक्ति यहाँ पे बहुत मजबूत होगा, और यहाँ पे पाइप खींचने वाला मजबूत कम है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। लेकिन इससे भी अच्छा वायर होता है सिल्वर, यानी कि एजी वायर जो होती है, यानी कि सिल्वर वायर, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम होती है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है। तो अब आप कहेंगे कि सर हम लोग घरों में तो कॉपर वायर यूज करते, क्यों नहीं सिल्वर वायर यूज करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। अब इन दोनों में जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, या कह लीजिए तो ऑलमोस्ट इक्वली भी, अप्रॉक्स में आप इसको इक्वल लेके चलते हैं। इसलिए हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं घरों के वायरिंग में। समझ में आया। तो बहुत कम होने के बावजूद भी हम लोग सिल्वर वायर इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आप बिक जाइएगा सिल्वर वायर में, इससे बहुत अच्छा करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नो डाउट।
लेकिन इसकी कॉस्ट काफ़ी अधिक होती है कंपैरेटिवली कॉपर वायर से। और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, मान के चलिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 2.5, मतलब बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत अधिक है, यानी अप्रॉक्स आप इसको इक्वल कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगा 4 ओम, तो ये 4 लोग यहाँ रोक रहे हैं, यहाँ पे 2.5 लोग रोक ले, यहाँ पे 2 लोग ही करंट को रोकने वाले हैं। ठीक है, अभी हम और भी आएंगे धीरे धीरे चीजों को। मतलब अभी समझ में आया कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस में जो मैंने कहा रुकावट, तो रुकावट मतलब क्या हो रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एटम से टकराएंगे। ठीक है, अब एक चीज को समझिए, यहां पे जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, ठीक है, तो कॉलिजन से क्या होगा भाई, हीट जनरेट करेगा, हीट क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी कि तार जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा हीट निकलेगा। यानी कि तार अगर ज्यादा गर्म हो रहा है, समझिए, तार अगर ज्यादा गर्म हो रहा है, इट मींस क्या है, वहां पे कॉलिजन अधिक है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ज्यादा गर्म हो रहा है तो हीट यहां से ज्यादा निकलेगी। तो हीटर वगैरह में आप देखेंगे ना, जो वायर होता है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आके समझाऊंगा क्यों रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होती है ना, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना, खाना पकाना, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो अभी मैं उस पर आऊंगा, उस पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। अभी इतना आपको समझ में आया कि जो रुकावट, वो रुकावट कैसे हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे से टक्कर खाने के कारण। अब आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को और थोड़ा खोलते हैं। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस निर्भर करती है उसको अभी पहले समझिएगा। यानी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को अभी हम लोग समझते हैं, निर्भरता को समझते हैं, यानी कि किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला लेंथ। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि देखिए, ये एक आपका क्या है, टिकट काउंटर है। ठीक है, अब इस टिकट काउंटर में जो लोगों की संख्या लाइन से यहाँ पे खड़े हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे लोग जो है लाइन से खड़े हैं, तो ध्यान देना है, यहाँ पे जो लोगों की जो संख्या देखने को मिल रहा है इस टिकट काउंटर में काफ़ी अधिक है, 8-10 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक और टिकट काउंटर मैंने यहाँ ले लिया है। ये टिकट काउंटर में जो लोगों की जो संख्या देखने को मिल रही है, ठीक है, मात्र यहाँ पे 3 लोग हैं। ठीक, अब एक बात बतलाइएगा, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल है ये, सबसे ज्यादा धक्का मुक्की कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा धक्का मुक्की, यानी कि मतलब कि टकराव जो होगा लोगों के बीच में, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है ना, यानी यहाँ लेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टकराव देख ले तो यहाँ पे बहुत कम टकराव होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 लोगों के बीच में ही टकराव होगा। यानी ये जैसे टिकट मिल गया तो अब ये दोनों के बीच में टकराव होगा, इसको मिल गया तो इसका नंबर आएगा। लेकिन इसको टिकट मिलेगा तो अभी इन लोग आपस में टकराएंगे, इसको मिलेगा तो फिर ये लोग टकराएंगे, इसको मिलेगा तो अभी ये इतने लोग क्या करेंगे, एक दूसरे धक्का मुक्की करते रहेंगे। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा लंबाई होगी, जितना ज्यादा दूरी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा भाई, टकराव होगा, यानी कि रुकावटें होगी, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस, जो पहला जो मैंने आपको जो निर्भरता लिया है आपका, वो आपका लेंथ जो लिया है, इसका मतलब ये जो है आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए 2 वायर हो गया, ठीक है, एक वायर ये है और एक वायर आपका ये है, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ जो है आपकी L2 है, या ऐसे समझिए 1 किलोमीटर लेंथ हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, इसको चलना है और इसको चलना है, मात्र इसको चलना है 10 किलोमीटर तक। करंट यहाँ पे कितने दूरी तक चलेगा, यहाँ पे करंट को चलना है भाई 1 किलोमीटर। करंट को चलना मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन को, ऐसे समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर क्या होंगे भाई, एटम भी होंगे। तो ये 1 किलोमीटर तक क्या होंगे, टकराव देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने दूर दूर तक टकराएंगे भाई, 10 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर तक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से टकराएंगे या एटम से टकराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, रजिस्टेंस, अगर इसकी R1 वैल्यू R है और इसकी R2, तो हमें बताइए रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा रुकावट पैदा करेगी। सिंपल सी बात है, जो वायर 2 है वो रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, ज्यादा रुकावट ये पैदा करेगी, यानी R2 ग्रेटर देन R1 होगा कि नहीं, हमें ये बताइए। ये अब आपको समझ में आया ना, क्यों रेजिस्टेंस वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होती है, या लेंथ बढ़ने से क्यों रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो रही है, क्लियर है। यानी R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, यानी जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि जितनी लंबी आप वायर लेंगे उतना ज्यादा वहां पे क्या हो आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा डिपेंडेंसी देखता हूं मैं आपको बताऊं तो एरिया। अब एरिया को भी पहले एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, एक ये गली है, ठीक है, और एक आपका ये गली मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये गली है। ठीक है,
अब यहाँ पे 4 लोगों को इस गली से जाना है भाई, इस गली में 4 लोगों को जाना, ठीक है ना। 4 लोगों का मैं पहले बना देता हूँ फिगर। 4 लोगों को इसमें जाना है और यहाँ पे भी 4 लोगों को जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम कॉमन सेंस बताइए, है आपका गली 1 और ये है आपका गली नंबर 2। मुझे बताइए कि इन चारों में, ठीक है ना, ये 4 जो लोग हैं कौन से गली से जाना प्रीफर करेंगे, या फिर कहाँ पे ज्यादा आपको धक्का मुक्की देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्यादा धक्का मुक्की देखने को मिलेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पे ज्यादा एक दूसरे से क्या होंगे, टकराओगे। यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा बाहर, चारों के चारों फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएंगे, कोई भी टकराव नहीं होगा। अगर टकराव नहीं होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, तो यहाँ पे टकराव अधिक हो रहा है, इट मींस यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा, रोकने वाले अधिक है, यानी R1 ग्रेटर देन R2। यानी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, तो समझिए, देखिए इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं भी बताऊंगा क्या होता है, A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A2 है। एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है भाई, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। तो देखिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दे तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए R क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो दूसरा डिपेंडेंसी में आपने ये देख लिया कि R जो होता है आपका, R जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है भाई, एरिया की होती है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई तार होगा ये, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कोई एक तार होगा, ठीक है। तो अब इस तार को ना बीच से यहां से क्या करेंगे, कट कर दीजिए। तो जब आप इसको कट करेंगे बीच से तो आपको इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा सामने से ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये जितना ज्यादा बड़ा होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकल जाएगा, करंट आसानी से पास कर जाएगा, तो यहाँ पे रुकावटें कम होगी, धक्का मुक्की कम होगी। तो एरिया जितना ज्यादा होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी एरिया ज्यादा है, गली बड़ा है, तो लोग आराम से निकल जाएंगे। और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, यहाँ पे टकराव ज्यादा होगी, इसलिए आर क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। चलिए ये पॉइंट समझ में आया। चलिए यहाँ पे भी इसको स्पेस लिया जाए भाई, ताकि आगे चीजों को हमें समझाने में जगह मिलते रहेंगे भाई। चलिए अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या मिलेगा, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले में ये बताइए, नहीं है। अब यानी कि अभी आपने ये देख लिया कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी आपने देख लिया लंबाई से, क्या कि अगर लंबी तार अगर आप लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं यहां से दो आपका कंक्लूजन निकाल रहा हूं, नोट पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आप लंबी तार लेते हैं, ठीक है, लंबी तार यानी कि लॉन्ग वायर अगर आप लेते हैं, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग वायर लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने लॉन्ग वायर लिया है एंड पतली यानी कि थिन वायर लिया है, ठीक है, तो इस केस में बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। लंबी वायर आपने ले लिया है, ठीक है, और थिन वायर लिया है, तो भाई लंबी लिया है यानी कि लंबे दूरी तक टकराव होगा, यानी कि रुकावटें होगी, यानी लड़ाई झगड़े, यानी रोकने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे अधिक होगी। और पतली है भाई, यहाँ से निकलने में भी दिक्कत है, यानी कि टकराव, यानी कि इस केस में जो वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, यानी प्रतिरोध वैल्यू क्या होगी भाई, वायर की जो रेजिस्टेंस क्या होगी भाई, अधिक होगी, यानी हाई होगी। क्लियर है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। दूसरा नोट में मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपने छोटी तार ली है, ठीक है ना, यानी कि आपने शॉर्ट यानी कि छोटी तार ली है एंड आपने मोटी तार ले ली है, यानी कि थिक वायर ली है आपने, ठीक है, थिक वायर लिया है, यानी कि छोटी वायर, देखिए यानी इसका मतलब यह है कि आपने छोटी वायर लिया और थिक लिया, तो यानी इतने दूर तक ही टकराव होगा और यहां से आराम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, निकल लेगा, यानी कि रुकावटें यानी लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो रुकावटें कम है, यहाँ टकराव भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होंगे, आराम से निकल जाए। यानी कि इस केस में क्या होगी, जो वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी भाई, लो होगी, यानी कि कम होगी। समझ में आया। तो लंबी और पतली वायर अगर है आपके पास, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, या रेजिस्टेंस हमें अधिक चाहिए तो हमें वायर कैसी लेनी चाहिए, लंबी मोटी, लंबी पतली, या फिर छोटी और पतली, या छोटी या फिर मोटी, बताइए। तो अगर रेजिस्टेंस हमें अधिक चाहिए तो वायर की लंबाई भी अधिक होनी चाहिए और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
और अगर रजिस्टेंस वैल्यू हमें कम चाहिए तो भाई सिंपल सी बात, इससे करंट आसानी से फ्लो करेगा। इससे करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा कंपैरेटिवली इससे फ्लो करने में करंट को, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हाई है, रुकावटें अधिक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि जैसे समझिए, देखिए जैसे कि क्या है, ध्यान से समझिए। ये इस केस में, पहला के केस में मैं आपको अगर फिगर बना दूं इस प्रकार से, एक लंबी वायर है और पतली, ठीक है, और ये छोटी वायर मैं ले रहा हूं, एक छोटी वायर और एक मोटी ले लिया हूं मैंने, ठीक है। और दोनों से मुझे करंट जो फ्लो करवानी है ना, मुझे यहां से भी जो करंट फ्लो करवानी है उस करंट का वैल्यू मैंने लिया है 10 एम्पियर, और इससे भी जो मुझे करंट फ्लो करवाना है वो भी है आपका 10 एम्पियर। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है तो मैं मान के चलता हूं 10 ओम ले लिया हूं, और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है यानी कि 2 ओम लिया है। यानी यहाँ पे 2 लोग हैं रोकने वाले, यहाँ पे 10 एम्पियर को रोकने वाले 10 लोग हैं, है ना। तो यानी हर एक एक एम्पियर को रोकने के लिए हर एक एक लोग है, यहाँ पे 10 एम्पियर को रोकने के लिए मात्र 2 लोग ही है, यानी 5 करंट को 1 लोग रोक रहे हैं, और यहाँ पे 1 करंट को 1 लोग रोक रहे। तो यानी यहाँ पे क्या है भाई, इसको दिक्कत होगी। इसलिए यहां पर अब करंट को फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक डायरेक्शन मूव कराने का, आप वोल्टेज यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। तो आपने जब यहाँ बैटरी लगाया तो यहाँ पे जो बैटरी लगेगा क्या होगा भाई, जो वोल्टेज सप्लाई अधिक होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वोल्ट की बैटरी से ही करंट फ्लो कर जाए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, रुकावटें यहाँ पर कम है। क्या फिजिकली आप समझ पाए या नहीं पाए, पहले हमें ये बताइए भाई, समझे कि नहीं। जैसे कि आप घरों में बोलचाल की भाषा में बात भी करते होंगे, ठंड के मौसम में क्या आपको देखने को मिलता है और गर्मी के मौसम में क्या देखने को मिलता है। देखिए घर में कब जो ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो भाई, करंट उतना ही आता है, ठीक है ना, करंट उतना ही आता है। यानी कि जो आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है, जो वायर आ रहे हैं, वोल्टेज जो सप्लाई है 100 वोल्ट का आपका वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है। अब यही ठंड में आपका जो फैन जब चलेगा, आप देखेंगे फैन की जो स्पीड 1 पे जब आप चला रहे होंगे, और यही फैन को, ठीक है ना, सेम फैन को जब आप गर्मी में 1 पे चलाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें जो स्पीड है बहुत भयानक टाइप का, 1 में ही चलने लगती है, लेकिन इसमें स्पीड 1 क्या वो 5 भी कर लेते हैं तब भी आपको बहुत कम स्पीड लगती है। ऐसा क्यों, इसको समझिए। क्योंकि ठंड के दिन में क्या होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कि फ्रिज हो गया, AC हो गए, ठीक है, कूलर हो गया आपका, ये सारे जो इक्विपमेंट है, इसके अलावा और भी जब आपको ठंड के दिन में नहीं यूज आप करते हैं, वो क्या होते हैं भाई, कम आप यूज करते हैं। फैन का भी यूज कम हो जाता है, तो इससे क्या हुआ, लोड यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोड कम हो गया यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था 100 वोल्ट ठंड के दिन में, वो 100 वोल्ट क्या है भाई, अब आपके पास लोड कम है, मात्र और मात्र कुछ 1-2 चीजों को ही, जैसे कि केवल यहाँ पे लाइट ही आपको चलानी है या गीजर ही आपको ठंड में यूज करना है। तो अब इस केस में अगर आप ठंड के दिन में फैन चला लियो, एसी ये सब कुछ बंद है, तो यहाँ पे क्या है भाई, वोल्टेज का यहाँ पे क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई अब मात्र 3 लोगों को ही धक्का, मतलब 3 लोगों को ही चलाना है इक्विपमेंट को, तो यहाँ से जो करंट जाएगा इसमें ज्यादा। अब जो यहाँ पे गर्मी के दिन में क्या है भाई, 10 इक्विपमेंट को, क्या करंट को, 10 चीज को चलाना, ठीक है। ये 10 एम्पियर मान लीजिए करंट है, तो 10 इक्विपमेंट है, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया आपका, फैन आपका 4-5 हो गया, लाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे ठंड के दिन में क्या है, आपका 4-5 आपका लाइट हो गया और एक गीजर हो गया, तो यानी कि यही 10 एम्पियर जो करंट है, अब इसको चलाना 1 2 3 4 5 इक्विपमेंट, और यहाँ पे 10 इक्विपमेंट को चलाना है, तो इसको 1 एम्पियर मिला, इसको 1 एम्पियर मिला, इसको 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर, और इसको 2 एम्पियर। तो भाई देखिए करंट अधिक आ गया, वोल्टेज उतना ही आ रहा है ठंड के दिन में भी आपके घर में। ऐसा नहीं है कि आपको गर्मी में, ठंड के दिन में आप वोल्टेज आपका ज्यादा सप्लाई हो रहा है तो करंट अधिक आ रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ इक्विपमेंट लोड कम हो जाने के कारण, इसलिए यहाँ पे फैन को करंट अधिक मिल जा रहा है, यानी वोल्टेज अधिक आ जा रहा है इसके पास, जिसके कारण करंट जो फैन की स्पीड बढ़ जा रही है। इसी कारण गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, फिर स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। अब वो क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है तो क्या होता है भाई, करंट का सप्लाई बढ़ जाता है, तो फिर फैन की स्पीड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलती है। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए अब देखिए, इतना मतलब प्रैक्टिकली चीजों को अब इससे ज्यादा कोई क्या ही समझाए, और यकीन के साथ कहता हूं आप कहीं से भी पेड कोर्स पढ़े होंगे, कहीं से भी मैं कह रहा हूं, इतने डेप्थ में जाके प्रैक्टिकली एनालिसिस करके आपको कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, जीके का, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी आपको नहीं करवाया होगा। और एक बार आप जब पढ़े होंगे हमारे साथ,
या अभी आप पढ़ रहे हो या एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इतना अभी पहले रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी में दो चीज आपको क्लियर हुआ कि भाई अगर लंबाई अधिक है यानी लंबाई अधिक है यानी अधिक दूर तक लड़ाई होगी, रुकावटें होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कम हो गया है, यानी कि गली की चौड़ाई कम हो गई है, तो भाई इलेक्ट्रॉन में टकराव अधिक है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम गई है, ठीक है, कम गई है यानी कि सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अधिक हो गई है यानी गली की चौड़ाई अधिक हो गई है और वायर की लेंथ कम हो गई, तो कम दूरी तक ही रुकावटें हमें मिलेगी और आराम से हम गली मोटी हो गई है भाई तो आराम से हम निकल जाएंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तब देन के उस केस में। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। अब आप सबको पता है, आपने फिजिक्स पढ़ा है कि जब आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जब आप हटाते हैं तो इसके जगह आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू इसमें जो हम लोग लिखते हैं रो एल अपन ए। ठीक है, अब ये रो क्या है, तो इस रो को हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। देखिए ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, और इसे हम लोग कहते हैं एक और नाम से विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो रो है ना ये कुछ नहीं है भाई, ये रो जो है ना ये कुछ नहीं है, ये है रेजिस्टेंस ही, क्योंकि आप नाम में भी देखिए प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि ये जो रजिस्टिविटी है, ये जो रजिस्टिविटी है ये डिपेंड किस पे करती है, यानी कि जो रजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है पदार्थ के ऊपर में, यानी कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये क्या मटेरियल आप कहना चाहते हैं, अब इसको आप समझिएगा अच्छे से। देखिए जैसे कि आपके पास दो वायर है, एक आपका ये वायर जो है ये है आपका कॉपर का वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ मान के चलिए 1 किलोमीटर मैं ले ले रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और एक मैंने जो वायर लिया है वो वायर जो मैंने लिया है सेम लेंथ की 1 किलोमीटर के लिए है भाई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैंने सेम रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और ये जो वायर जो मैंने लिया वो है आपका एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तब अभी आप देखिए मैंने क्या किया है, लेंथ और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, दोनों वायर के लिए, कॉपर वायर के लिए भी एल्यूमिनियम वायर के लिए। तब अब इस केस में बताइएगा आर का वैल्यू अब क्या डिपेंड करेगा, लेंथ तो कांस्टेंट है दोनों में, एरिया भी कांस्टेंट है दोनों में, यानी अब आपको देखना है क्या है, रजिस्टिविटी, यानी आपको मटेरियल देखना है कि आप कौन से मटेरियल की वायर यूज किए हुए हैं। तो यहां आपने यूज किया है कॉपर वायर और यहां यूज किया है आपने एल्यूमिनियम वायर। तो अब देखिए जो कॉपर वायर की जो रजिस्टिविटी वैल्यू होती है ये रो1 हो गई, या फिर रो कॉपर लिख दीजिए, और जो एल्यूमिनियम की जो रजिस्टिविटी होती है वो आप रो एल्यूमिनियम लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ना ये वैल्यू फिक्स्ड होती है, कुछ की आपको याद भी करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कॉपर की जो रजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो होती है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, और अगर एल्यूमिनियम की बात कर ले तो उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो अभी आपको यहां से समझ में ये आ रहा होगा इस डाटा को देख करके क्या है भाई कि रजिस्टिविटी वैल्यू किसकी अधिक है, पहले ये बताइए। तो रजिस्टिविटी वैल्यू क्या है भाई, एल्यूमिनियम की अधिक है ना, रजिस्टिविटी क्या है भाई, एल्यूमिनियम की क्या है भाई, अधिक है कंपैरेटिवली कॉपर से, बताइएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी होता है, कैसे, तो अभी मैंने आपको यहां पे बताया था, देख सकते हैं ये R क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी है, यानी कि रजिस्टिविटी का मान जितना ज्यादा होगा R का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टिविटी ज्यादा है तो R ज्यादा यानी रुकावट ज्यादा है, यानी इसमें जो है ना रजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी इसका मैं R2 रजिस्टेंस वैल्यू ले लूं और इसका R1 ले लूं, इसका रजिस्टेंस वैल्यू। तो अब बताइए किसमें करंट को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, लेंथ और एरिया बिल्कुल सेम है, तो आपको पता है कि इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू कम है भाई, इसलिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम आएगा, और इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगा। इसलिए हम लोग घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं, ना कि एल्यूमिनियम वायर का वायरिंग यूज करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर कि जो सिल्वर है, ठीक है ना, उसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो और भी कम होती है, वो होती है 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। बिल्कुल सही बात है,
तो हम घरों में इसकी रजिस्टिविटी सेम है, यानी कि हम सेम वायर ले रहे हैं, सेम लेंथ का, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रख रहे हैं। अब इसकी रजिस्टिविटी और भी कम है तो इसकी रेजिस्टेंस और कम आएगी, रुकावटें और कम आएगी, तो हम इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिल्वर का अगर आप कॉपर वायर यूज करेंगे तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। मेन रीजन यही होती है, इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कॉपर की। और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रजिस्टिविटी वैल्यू, देखिए 1.69 है और इसकी वैल्यू 1.6, इसे स्लाइटली इक्वल होती है। समझ में आया? तो अभी यहां पे एक आपका मैं डाटा बता देता हूं कि देखिए जो रेजिस्टेंस, अभी मैं आपको यहां पे अब एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि देखिए आर का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, रो एल अपन ए, ठीक है। अगर मैं लेंथ 1 ले लूं मीटर और एरिया में 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, यानी कि कोई एक वायर है, ठीक है, 2 वायर मैंने ले लिया भाई, सेम लेंथ की और सेम एरिया, ठीक है। ये आपका L1 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो मैंने यहाँ पे 1 1 ले लिया, तो भाई L1 1 हो गया, L2 भी 1 हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से R का वैल्यू निकालिए, इस केस में R1 निकालिए और इस केस में R2 निकालिए, तो क्या आएगा, रो, इसका आपका रजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रजिस्टिविटी रो 2 है, तो रो 1 L का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और A का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 1, यानी R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं R2 निकालूं तो रो 2 लेंथ 1 एरिया 1, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, रो 2 आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए, यहाँ पे मैं वही समझाना चाहता हूं कि अगर लेंथ 1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है तो रजिस्टिविटी क्या होती, कुछ नहीं होती, जो उसकी रजिस्टेंस वैल्यू होती है, समझ में आया? यानी रजिस्टेंस कुछ नहीं है, उसकी जो रजिस्टिविटी वैल्यू होती है, देख सकते हैं R इक्वल्स टू रो आ गया। लेकिन कब, कंडीशन ये है कि अगर लेंथ आपने 1 लिया है और आपने एरिया अगर 1 लिया है तब। अब देखिए रजिस्टिविटी, अब जैसे कि आपको मटेरियल पर डिपेंड करती है, हर मटेरियल की अलग अलग, कॉपर की अलग, सिल्वर की अलग, अगर आप गोल्ड का वायर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग, एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो उसकी अलग। तो अब ये, अब आपको कुछ डाटा है जो कुछ मटेरियल की कितना आप याद करेंगे, कुछ आपके एग्जामिनेशन में डाटा ये दे भी देता है, लेकिन कुछ जो आपके अभी पूछे गए हैं वो आप बस याद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो देखिए जो आपको रजिस्टिविटी वैल्यू जो आपको याद रखनी है, देखिए एक रजिस्टिविटी आपको सिल्वर का याद रखना है जो होता है 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। अभी ये SI यूनिट पे अभी हम आएंगे, आपको बता देंगे। उसके बाद रजिस्टिविटी आप कॉपर का याद कर लीजिए 1.69 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसके बाद रजिस्टिविटी एल्यूमिनियम का याद कर लीजिए 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.5 या 2.8, आप एक बार देख लेंगे, ओम मीटर होता है। और एक रजिस्टिविटी आपको याद करना पड़ेगा, कार्बन का पूछा गया था, ठीक है। कार्बन की रजिस्टिविटी आपसे पूछी जाती है जो होती है 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर। बाकी आप अपने हिसाब से जितना याद कर सकते करते रहिए, ये 3-4 याद रखना है आपको, बाकी एग्जाम में डाटा दे दिया रहता है रजिस्टिविटी की वैल्यू। यानी आप यहाँ पे क्या देखें, यानी आप यहाँ पे देखें जो रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है, अभी आपने 4 चीजों को देखा। पहला आपने लेंथ को देख लिया, एरिया देख लिया, और तीसरा आपकी रजिस्टिविटी आ गई, जो आपका क्या होता है, मटेरियल होती है। यानी कि पदार्थ, हर मटेरियल की अपनी, जैसे कि अगर ये कॉपर वायर है, ठीक है, अगर ये आपका एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, अगर ये आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर ये सिल्वर है, तो इसकी रजिस्टिविटी भाई अलग होगी, इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। अभी मैंने आपको लिखा भी दिया क्या, यानी कि अगर मैं बोलूं रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मटेरियल के ऊपर। लेंथ वो कुछ भी हो, आप इसका लेंथ कुछ भी ले लीजिए, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। मान के चलिए कि जैसे मैंने, ये आपका कॉपर का वायर है, ठीक है, अब मैं क्या कर लिया हूँ, एक लंबा और एक मोटा वायर ले लिया हूँ सेम कॉपर का, तो क्या रजिस्टिविटी वैल्यू चेंज होगा? नहीं भाई, ये तो जो मटेरियल यहाँ भी कॉपर है, तो यानी रजिस्टिविटी रो 1 है, तो यहाँ भी रजिस्टिविटी रो 1 ही होगा। लेकिन अब मुझे बताइए क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा R1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2? बिल्कुल, क्योंकि R क्या है भाई, डिपेंड करता है लेंथ पे और आपका एरिया पे और रजिस्टिविटी पे। तो चलिए रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन भाई लेंथ तो चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो गया, इसलिए R का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आप मटेरियल को चेंज नहीं किए हैं तो आपकी रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टिविटी क्या है भाई, पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, आपका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये 3 चीज हो गए। चौथा चीज जो है आपका जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है आपका टेम्परेचर।
यानी तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन, आपका रेजिस्टेंस वैल्यू। अभी तापमान का पूरा इफेक्ट हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू उसका करते हैं। यानी अभी कुल मिलाकर के आपने क्या देखा, चलिए अभी आपने क्या देखा उसको हम लोग पहले और भी इसमें जो जो चीजें बताना है। यानी आपने आर का एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, रॉ एल अपन ए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिट की बात कर ले, एसआई यूनिट की बात कर ले। तो एक साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो इसका यूनिट क्या होता है, तो देखिए रो का जो यूनिट होता है, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। ये क्या होती है भाई, ओम होती है, ठीक है। और अगर मैं रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछूं तो यहाँ से रो अगर निकालना चाहे तो आर ए अपन एल हो गया। तो रजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया, ओम। एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या है, मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई भाई, इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखें तो क्या हो गया, ओम मीटर। तो ये दो चीज को पहले हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं अपने फॉर्मूला वाले सेक्शन में, ठीक है, ताकि चीजें एकदम स्मूथ वे में हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे रिवीजन में भी। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला पहले हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, रो एल अपन ए, ठीक है। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में डाल ले, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया होगी, ठीक है। 21 में अब इसका हम लोग एसआई यूनिट यहीं पर लिख लेते हैं, पॉइंट डालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अगर हम लोग यूनिट पूछ ले, एसआई यूनिट, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ओम होगा। नेक्स्ट 21 नंबर, ठीक है। 21 में हम लोग इस यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इन सब चीज़ों का अब काम नहीं रहा भाई, हमने आपको बता दिया और नोट्स में लिखा हुआ भी, ठीक है। 21 में हम लोगों ने देखा क्या भाई, रजिस्टिविटी के बारे में, यानी कि रजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। यानी रो जिसको कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है भाई, ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ, चलिए यहीं पे मैं फ्रेश लिख भी देता हूँ ताकि मुझे बार बार चीज़ों लिखना नहीं पड़े। यहाँ पे मैं 22वां पॉइंट दे करके, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका रजिस्टेंस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रजिस्टिविटी। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको बताया, रो हो गया, ये हो गया आपका आर यानी कि रजिस्टेंस। अब जो रजिस्टेंस है चार चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। पहला जो है ये आपका लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा पदार्थ लिख लीजिए, ठीक है, यानी रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो रजिस्टिविटी क्या है भाई, पदार्थ, हर पदार्थ के अलग अलग है। और चौथा मैंने क्या बताया, टेम्परेचर, ठीक है। अब रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या लेंथ पे डिपेंड करेगी। मैंने अभी बताया था कॉपर वायर का दो मैंने लिया, लेंथ कुछ और ले लिया एरिया को, लेकिन रजिस्टिविटी तो सेम है, यानी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका इसके ऊपर भी, एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। तीसरा बिल्कुल पदार्थ पे, हर पदार्थ की अपनी अलग अलग होती है भाई रजिस्टिविटी वैल्यू, कॉपर के अलग, एल्यूमिनियम के अलग, मैंने आपको याद भी कराया। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे आपका रजिस्टेंस डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी, ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें अभी हमें आपको दिखलाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। अब एक और सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन के जैसे छोटे छोटे एग्जामिनेशन होते हैं वहां से भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। पॉइंट 13 याद रखना। देखिए सबसे हाई रेजिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाए, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो ये आपको याद रखना, ये सीक्वेंस। जो रेजिस्टेंस वैल्यू है जो आपका टंगस्टन, डब्लू मतलब क्या होता है, टंगस्टन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन की रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो होती है आपकी आयरन की, ठीक है। आयरन के बाद जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी आपकी एल्यूमिनियम की। उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू होती है कॉपर की। और उसके बाद सबसे रेजिस्टेंस वैल्यू जो कम होती है वो होती है आपकी सिल्वर की। यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस क्या इसमें है और सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, करंट सबसे अधिक होगा, ठीक है ना, फ्लो करेगा सबसे अधिक इसमें, क्योंकि रुकावटें यहाँ पे कम है ना भाई। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ करंट मोर, ठीक है, यहाँ पे करंट क्या करेगा भाई, मोर फ्लो करेगा, सबसे अधिक फ्लो करेगा। लेकिन हम लोग यूज करते हैं घर में कॉपर वायर, घर में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं घर में, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉपर वायर। क्यों, क्योंकि कॉस्ट इसका कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस सबसे अधिक प्रतिरोध, ठीक है। और करंट सबसे कम फ्लो करेगा इससे, ठीक है, करंट सबसे कम फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं भाई, करंट सबसे क्या करेगा भाई, कम फ्लो करेगा। क्लियर है, समझ में, ये सीक्वेंस एकदम याद रखिएगा। अब इसके बाद और एक चीज को समझिए, मैंने आपको बताया था, एक मैंने बताया आपका कंडक्टर बताया था, याद करिए, सुचालक जिसको, या चालक कहते हैं इसको, है ना जी, हिंदी में चालक कहते हैं, एक बार देख लेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक हो गया।
उसके बाद एक मैंने बताया आपको सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक, और एक होता है आपका इंसुलेटर यानी जिसको हम लोग कहते हैं कुचालक। कॉमन सेंस लगाकर हमें बताइए, इसमें अगर R1 वैल्यू है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R3 है, ठीक है, तो हमें बताइए सीक्वेंस क्या सही होगा, R1 R2 और R3, ये सही होगा, R2 ग्रेटर देन R1 R3 होगा, या R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, क्या होगा सही, हमें सीक्वेंस बताइएगा। तो देखिए भाई, कंडक्टर कहने का मतलब क्या है बताइए, चालक कहने का मतलब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है तो करंट इससे अधिक फ्लो करता है। अगर करंट इसमें अधिक फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ पे कम है, यानी R1 की वैल्यू सबसे कम, यानी ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं ये सही सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, यानी इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। कंडक्टर इंसुलेटर को पूछ देगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अधिक होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ा अधिक लिख दीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा अधिक होगा, और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत अधिक, इसीलिए तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है इंसुलेटर से करंट फ्लो करता है नहीं, लकड़ी वाले, क्योंकि वहाँ पे रुकावट बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव ही नहीं कर पाती, इसलिए करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, कम है, इसे भी सेम कलर से ही लिख दिया जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सीक्वेंस भी क्या करना है, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं 360 डिग्री आपको पूरा घुमा रहा हूँ, हर एक चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक दूसरे से रिलेट करना सीखिए। अगर आपने वोल्टेज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, तो उसका यूज मैंने आपको समझा दिया कि मेन यूज क्या है भाई। और पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट करते हैं, मेन करंट को अधिक होना या करंट को अधिक दूरी तक ले जाना, ये डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज कितनी है, ठीक है। जितनी दूरी तक हमें ले जानी उतना अधिक हमें वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आज हम लोग रेजिस्टेंस को और आगे कंटिन्यू करना, मेन कल हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ को मैं देख लूँ कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ छूट रहा हो रेजिस्टेंस से रिलेटेड, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से बनती है। अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिखाया था, ये नोट दे करके, इसको भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना। इसको मैं वहाँ लेकर के चलता हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट जो लिखी हुई है ना कितनी इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपका डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। आइए मैं इस पॉइंट को वहीं पर एक जगह रखता हूँ क्योंकि ये हमारे रिविज़न में काम आएगी भाई। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग ले आते हैं जहाँ हमने रजिस्टेंस की वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं इसको, यानी यहाँ हमने क्या लिखा है कर कि हमने यहाँ रखा है कि लंबी तार है, लॉन्ग वायर है और थीन पतली है, लंबी और थीन है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो देखिए रेजिस्टेंस हाई है यानी कि क्या होगा, यहाँ पे गर्म ज़्यादा होगा, गर्म अधिक होगा यानी कि हीट यहाँ से ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, ठीक। अब इसको समझिए कैसे, देखिए अब आपको ना ए से पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना है, तो आप एक इस रास्ते से चले गए, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, इस एक से बी तक जाने का आपके पास एक और रास्ता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप हमें ये बताइए किसमें ज़्यादा समय लगेगा जाने में। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रीन कलर का जो रास्ता देख रहे हैं वो आपको, या फिर ए से बी तक ले जाने में जो रास्ता बना है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि दूरी इसमें सबसे ज़्यादा, लेंथ इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, अधिक होगा। L2 ये हो गया, यानी L2 ग्रेटर देन L1 है। L1 क्या आपको समझ में आ रहा नहीं, ये L1 ब्लू आ रही है, तो ये पॉइंट क्लियर है। लंबाई अधिक हो गई, लंबाई अधिक हो गई यानी कि वायर क्या हो गया, लंबी हो गई। अब आ जाइए, अगर ये वायर जो है आपका ब्लू कलर वाली वायर जो है थोड़ी सी क्या भाई, थोड़ी सी मोटी है भाई, ठीक है, इतनी मोटी है वायर ब्लू वाली, और ग्रीन वाली बिल्कुल पतली है, आप देख पा रही है बिल्कुल इतनी सी पतली है, ठीक है। तो पतली है यानी कि गली पतली है भाई, गली अगर पतली है तो क्या होगी भाई, टक्कर अधिक होगी, सिंपल सी बात है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया भाई, A2 लेस देन A1 है इस बार, ठीक है। यानी कि A1 की क्या भाई, यानी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A1 हो गया, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर ले लूँ तो ये है आपका A2, तो A2 कम है A1 से। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लूँ R1 और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लूँ R2, तो आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, R2 ग्रेटर देन R1 होगा। यानी कि जो पतली वायर है, देखिए L2 किसका ज़्यादा है, ग्रीन वाले का, ग्रीन वाले का
लेंथ अधिक है ना, लेंथ अधिक है और एरिया क्या है, कम है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, एल अधिक है तो रेजिस्टेंस अधिक है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया क्या है आपका, कम है तो रेजिस्टेंस अधिक है। तो किसका, ग्रीन वाले का क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक हो गई। ठीक है सर, अधिक हो गई है, आपको मैंने प्रूव भी कर दिया फिर से। तो अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है तो यहां से आपको क्या समझना है, ग्रीन वाले जो वायर है इसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, करंट को रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब रोकने की कोशिश, समझिएगा, रोकने की कोशिश तो करेंगे भाई। तो इसके कारण क्या होगा, यहां पर टकराव अधिक होगा, टक्कर खाएंगे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहां पर टकराव रुकावट होगा तो शायद टकराव के कारण इलेक्ट्रॉन रुक जाए। नहीं, जब आप यहां पे आपको देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है तो यहां पे आपको वोल्टेज भी अधिक सप्लाई करना होगा। और अब आप देखिए, मैं इसको बताता हूं, आपके घर में जो हीटर होंगे इस प्रकार से आपके घर में हीटर में वायर लगाए जाते हैं, सेम यही पाथ पे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ये इसीलिए ताकि वायर की लेंथ अधिक हो जाए और बिल्कुल वायर जो होती है बिल्कुल पतली वायर होती है, क्योंकि और इससे जो आपका जो वायर जो कनेक्ट होता है आप देखेंगे स्विच बोर्ड में, यहाँ पे आप देखेंगे जो वोल्टेज जो सप्लाई होता है अधिक वोल्टेज सप्लाई होगा। ठीक है ना, जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो अधिक होगा कंपैरेटिवली, आप जो चार्जिंग पॉइंट में चार्ज कर रहे होंगे या फैन चला रहे होंगे उससे अधिक वोल्टेज इसमें सप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, इसमें स्विच भी देखेंगे थोड़े मोटे, 5 एम्पियर वोल्टेज का या 15 एम्पियर वोल्टेज का यहाँ पे स्विच लगा हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अधिक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है, इसको अधिक फोर्स लगाना है वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत ज्यादा टक्कर खाएंगे, क्योंकि पतली वायर है। ठीक है, और क्या है भाई, लंबी वायर है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई अधिक होता है हीटर के केस में, देख लीजिएगा, एसी के केस में भी देख लीजिएगा। दूसरा, ये वायर बहुत छोटा रखा जाता है, बिल्कुल स्विच बोर्ड इसके सामने ही, किसी इक्विपमेंट के सामने ही रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो हो सकता है ये वायर ही जल जाए, इसी कारण। ठीक है, तो इसलिए क्या, तो भाई अब यहाँ पर टक्कर है तो वोल्टेज सप्लाई, इसलिए इलेक्ट्रॉन टक्कर भी खाएगा और पास भी होगा ताकि करंट भी उत्पन्न हो, और टक्कर के कारण क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। अब हीट जितना ज्यादा उत्पन्न होगा खाना उतना जल्दी बनेगा, है ना, यानी वोल्टेज जितना ज्यादा अच्छा सप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, टक्कर तो खा ही रहा ना, उसको और धक्का देते हुए आगे ले जाएगा, तो और ज्यादा धक्का होते रहेगा तो हीट यहाँ पे उत्पन्न होगा तो खाना अधिक पकेगा। इसलिए हीटर के केस में आपका ये केस देखने को मिलता है, लंबी और पतली वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। अब आप देखेंगे अब कुछ जैसे मैं इक्विपमेंट भी आपको बता देता हूं, आपके घर में स्विच बोर्ड में जब आप ध्यान देंगे तो उसमें स्विच का आपका शेप एंड साइज भी अलग देखने को मिलेगा, उसमें जो आपका मेजर जो भी नंबरिंग किया हुआ रहेगा उसमें भी आपको डिफरेंस देखना। नंबरिंग मतलब कि जो करंट का जो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा अलग अलग। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके घर में एसी हो, या फिर आपके घर में कूलर हो, या आपके घर में मोटर चल रहा हो भाई, या फिर आपके घर में गीजर आप यूज कर रहे हो, या आपके घर में हीटर यूज आप कर रहे हो, ठीक है, या आप घर में ये आयरन को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब केस में ना भाई इसको क्या है भाई, इसका पावर अधिक है, मोटर है इसमें लगा हुआ, इसको यूज करना, तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, करंट अधिक चाहिए। तो करंट तो कुछ अधिक नहीं होता भाई, मेनली इसमें क्या चाहिए, वोल्टेज अधिक चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें वोल्टेज अधिक चाहिए तो आप देखिएगा एक थोड़ा सा इस प्रकार का स्विच मिलेगा 3 पॉइंट पे। ठीक है ना, और इसमें जो स्विच इधर लगेगा वो 15 एम्पियर का लगा हुआ रहेगा, मतलब इसमें ज्यादा करंट चाहिए, और इसका वायर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा मोटा ताजा। ठीक है, ताकि जल्दी जल ना जाए वो। ठीक है, तो ये आपका ये लॉजिकली है, पॉइंट को समझना आपके लिए। तो खैर समझ पाए कि नहीं भाई, जो आप हीटर के केस में आप जो देख रहे हैं, या आप पानी को गर्म करने के एक रॉड भी आता है, आप उसको भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी जो आपका जो रॉड वाला जो देखेंगे ना, तो उसमें जो वायर होता है ना बिल्कुल वो भी आपको इस प्रकार से रॉड आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से गोल घुमा, ताकि जो जो वायर गया ना वो आपका इस प्रकार से कॉइल में घुमा हुआ रहेगा, तो उतनी अधिक लंबी वायर होगी। और अगर लंबी होगी और बिल्कुल पतली होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, रुकावटें ज्यादा होगी, रुकावटें होगी तो भाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रही है, इट मीन्स जिसके कारण हीट अधिक उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब आप जब एसी का केस में जब आप देखेंगे तो आपका घर में यहाँ पर एसी लगा होगा और यहाँ से वायर निकला होगा, वहीं दीवार में ही स्विच बोर्ड लगा दिया जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो वायर है ना, थोड़ा सा आपको वायर मोटा मिलेगा, यानी मोटा मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई आपको, छोटी भी वायर मिलेगी, बिल्कुल छोटी रहेगी ये सब। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रिज के केस में भी आप देख लीजिए, क्योंकि एसी को कोई हीट उत्पन्न नहीं करना है भाई, है ना, घर को गर्म नहीं करना, उसको ठंडा करना है। तो अगर ये वायर की वैल्यू, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अगर अधिक हो जाएगी, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक हो जाएगी तो अब अधिक कब होगी,
अधिक कब होगी भाई, जब ये केस फॉलो होगा। अधिक कब होगी, जब लंबी वायर लेंगे, यानी कि आप इसका कनेक्शन बिल्कुल इतना दूर कर दें। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भाई वायर क्या हो गया, लंबा हो गया, और थोड़ा पतला लेंगे तो भाई रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई, तो रुकावट ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज सप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो अब हो सकता है उतना वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि एक लिमिट तक है ना एसी के लिए, आपके 15 एम्पियर का वोल्टेज आपको सप्लाई चाहिए। अब उससे ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये वायर जल सकता है, या एसी में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, समझ में आया। तो इसीलिए बिल्कुल उसके नज़दीक ही आप क्या करते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं, जिससे कि, और ये वायर क्या होता है, मोटा होता है। मोटा होने के कारण क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन आसान से पास हो, तो इसका टकराव कम होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो। और छोटी होती तो छोटी दूर तक है, टकराव हो तो भाई छोटी है, और भाई मोटी है तो भाई रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम है तो आराम से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और एसी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी रीज़न समझ में आया क्यों एसी की तार मोटी, ठीक है। देखिए हीटर का जो तार आपको बिल्कुल पतला देखने को मिलता है, उसके पीछे का रीज़न मैंने समझाया। एसी में जो आप प्लगिंग करते हैं उसकी तार, या मोटर का भी तार देखेंगे तो मोटा क्यों होता है, या आप घर में मिक्सिंग ग्राइंडिंग जो करते हो उसका भी वायर क्यों मोटा होता है, यही रीज़न है, ठीक है। और बहुत लंबा वायर इसीलिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर बहुत अधिक लंबा दे दिया जाएगा, ठीक है, तो लंबी दूरी तक इलेक्ट्रॉन में क्या होने के, और पतली दे देंगे तो टकराव होगा, तो रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक आएगा, तो रेजिस्टेंस गर्म होने के कारण वो तार ही जल जाएगा, समझ में आया ना भाई। क्योंकि अब वो वोल्टेज उतना सप्लाई हो रहा है तो उसको धक्का दे रहा, तो हीट उतना उत्पन्न होगा, तो जल जाने की चांसेस होती है। और यहाँ पे हीटर का काम करना है, हीट उत्पन्न करना होता है, इसलिए वायर को यहाँ लंबा किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि भाई कई बार आप हीटर के केस में भी आपको देखने को मिलता है तार जल जाती है हीटर की, तो बार बार आप उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद ये फिर क्या होता है भाई, रैप्चर हो जाता है, इतना अधिक हीट ही उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन में टकराव होते हैं, जिसके कारण ये जल जाती है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये प्रैक्टिकली मैंने सारी चीज़ों को जो पढ़ाया उसको मैं सोचा कि समझा भी दूँ, क्योंकि आपके मन में डाउट वगैरह रहते भी हैं, या पढ़ने के दौरान ये सब चीज़ें आपके मन में आती भी होगी, एक समय हमारे में आता तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अभी हमें देखना है। एक जगह फॉर्मूला भी हम लोगों ने कलेक्शन कर लिया है, तो होप सो अभी और भी चीज़ें इसमें देखना हमें, ठीक है ना। कंडक्टेंस के बारे में देखना, कंडक्टिविटी देखना है, रजिस्टिविटी क्लियर हो गया भाई, ये मटेरियल के ऊपर केवल डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे ये लेंथ, एरिया, पदार्थ, टेम्परेचर सब के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कौन, आपका रजिस्टेंस, ठीक। और रजिस्टिविटी केवल दो, लेंथ एरिया कुछ भी लीजिए उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। कॉपर वायर का ही दो ले लीजिए, लंबाई कुछ मोटाई कुछ, रजिस्टिविटी तो वो सेम ही रहेगी। इसकी यूनिट याद रखना है, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, ओम। रो एल अपन ए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो निर्भरता से यहाँ सवाल क्लियर है। अब टेम्परेचर आगे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारे साथ जुड़ गए, हम तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।